नमस्ते बच्चों, बीए सेकेंडरी की क्लास में आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम सर्वोच्च न्यायालय के क्षेत्राधिकार पर चर्चा करेंगे। इसके पूर्व की क्लास में हमने सर्वोच्च न्यायालय की आवश्यकता, उसके संगठन एवं स्वतंत्रता पे चर्चा की थी। देखिए बच्चों, सर्वोच्च न्यायालय को जो क्षेत्राधिकार प्राप्त होता है उसमें प्रारंभिक क्षेत्राधिकार, अपीलीय क्षेत्राधिकार, परामर्शीय क्षेत्राधिकार, अभिलेख न्यायालय और मौलिक अधिकारों का रक्षक शामिल होता है। हम सबसे पहले प्रारंभिक क्षेत्राधिकार को देखेंगे। प्रारंभिक क्षेत्राधिकार, जैसे कि इसके नाम से ही स्पष्ट है, प्रारंभिक क्षेत्राधिकार मतलब जो मामले केवल और केवल सर्वोच्च न्यायालय में ही सुने जाते हैं। अब इसको भी दो भागों में बांटा जाता है, प्रारंभिक एकमेव एवं प्रारंभिक समवर्ती क्षेत्राधिकार। प्रारंभिक एकमेव क्षेत्राधिकार में सर्वोच्च न्यायालय निम्न मामलों को सुनता है। सबसे पहला, भारत सरकार या एक से अधिक राज्यों के बीच विवाद। भारत सरकार, राज्य या कई राज्यों तथा एक से अधिक राज्यों के बीच विवाद। दो या दो से अधिक राज्यों के बीच विवाद जिसमें कोई ऐसा प्रश्न अंतर्निहित हो जिस पर किसी वैध अधिकार का अस्तित्व या विस्तार निर्भर हो। न्यायालय से इस अधिकार के संबंध में निर्णय की याचना की जानी चाहिए। दूसरा होता है बच्चों समवर्ती प्रारंभिक क्षेत्राधिकार। समवर्ती प्रारंभिक क्षेत्राधिकार में मौलिक अधिकारों को लागू करने के संबंध में सर्वोच्च न्यायालय के साथ साथ उच्च न्यायालयों को भी अधिकार प्रदान किया गया है। संविधान के अनुच्छेद 32(1) द्वारा विशेष रूप से सर्वोच्च न्यायालय को उत्तरदायी ठहराया गया। फिर आता है बच्चों अपीलीय क्षेत्राधिकार। अपीलीय क्षेत्राधिकार में सबसे पहला है संवैधानिक। संविधान के अनुच्छेद 132 के अनुसार यदि उच्च न्यायालय यह प्रमाणित कर दे कि विवाद में संविधान की व्याख्या से संबंधित कानून का कोई सारमय प्रश्न अंतर्ग्रस्त है तो उच्च न्यायालय के निर्णय की अपील सर्वोच्च न्यायालय में की जा सकती है। यदि राज्य के उच्च न्यायालय ने ऐसा प्रमाण पत्र देना अस्वीकार कर दिया है तो सर्वोच्च न्यायालय को ये अधिकार प्राप्त है कि वह ऐसी अपील की अनुमति प्रदान कर सकता है। फिर है बच्चों दीवानी। अपीलीय न्यायालय का जैसा कि स्पष्ट हो चुका है बच्चों, अपीलीय न्यायालय में वो मामले आते हैं जो सर्वोच्च न्यायालय को प्रारंभिक क्षेत्राधिकार के साथ साथ मिलते हैं। उसे समस्त राज्यों के उच्च न्यायालयों के निर्णय के विरुद्ध अपील सुनने का अधिकार प्राप्त होता है। तो पहला संवैधानिक तो हमने कर लिया। दूसरा दीवानी। मूल संविधान में व्यवस्था थी कि मूल संविधान के अंतर्गत जो व्यवस्था थी उसे 1972 में हुए संविधान के 30वें संशोधन द्वारा परिवर्तित कर दिया गया। इसके पहले यह व्यवस्था थी कि उच्च न्यायालय से सर्वोच्च न्यायालय में केवल ऐसे ही दीवानी विवादों की अपील की जा सकती थी जिसमें 20,000 रुपये से अधिक की राशि के संबंध में विवाद हो। लेकिन अब इसको जो है चेंज कर दिया गया। अब धनराशि की जो सीमा है उसको हटा दिया गया और अब अनुच्छेद 30वां ये कहता है, अनुच्छेद 133 को संभावित करते हुए अब धनराशि की सीमा हटाई और ये निश्चय किया गया कि उच्च न्यायालय से सर्वोच्च न्यायालय में ऐसे सभी दीवानी विवादों की अपील की जा सकती है जिसमें उच्च न्यायालय ये प्रमाणित कर देता है कि इस विवाद में कानून की व्याख्या से कोई संबंधित सारपूर्ण प्रश्न अंतर्ग्रस्त है। नेक्स्ट है बच्चों फौजदारी। फौजदारी विवाद में उच्च न्यायालय के निर्णयों की अपील निम्न विषयों में सर्वोच्च न्यायालय में की जाती है। पहला, यदि उच्च न्यायालय ने अपील प्रस्तुत होने पर किसी व्यक्ति की उन्मुक्ति का आदेश रद्द कर उसे मृत्युदंड दे दिया हो, या उच्च न्यायालय ने अधीनस्थ न्यायालय से अभियोग विचारार्थ अपने पास मंगवाकर अभियुक्त को प्राणदंड दिया हो। अगर उच्च न्यायालय प्रमाणित कर दे कि विवाद सर्वोच्च न्यायालय द्वारा विचार के योग्य है तो अपील की जा सकती है। विशिष्ट मामलों में बच्चों संविधान के अनुच्छेद 132 से 134 तक उच्च न्यायालय के निर्णय के विरुद्ध सर्वोच्च न्यायालय में अपील की व्यवस्था की गई है। लेकिन फिर भी कुछ ऐसे मामले होते हैं जो उपयुक्त श्रेणी में नहीं आते हैं जिनमें सर्वोच्च न्यायालय का हस्तक्षेप आवश्यक होता है। अतः अनुच्छेद 136 द्वारा साधारण कानून से भिन्न अपील संबंधी विशिष्ट अधिकार सर्वोच्च न्यायालय को सौंपा गया है। इस अनुच्छेद के अनुसार इस अध्याय के किसी भी उपबंध के होते हुए भी सर्वोच्च न्यायालय भारत के राज्य क्षेत्र के अंतर्गत किसी भी न्यायालय अथवा न्यायाधिकरण द्वारा दिए गए किसी भी निर्णय, दंड या आदेश करने की अनुमति प्रदान कर सकता है। इस संबंध में एकमात्र अपवाद केवल यह है कि सैनिक न्यायालय के निर्णय के विरुद्ध सर्वोच्च न्यायालय में अपील नहीं की जा सकती है। सर्वोच्च न्यायालय को यह जो विशिष्ट अपीलीय
की गई है उसके द्वारा इसका प्रयोग असाधारण परिस्थितियों में ही किया जाता है। ये तो हो गया बच्चों अपीलीय न्यायालय, अपीलीय क्षेत्राधिकार। अब है परामर्शीय क्षेत्राधिकार। संविधान ने सर्वोच्च न्यायालय को परामर्श संबंधी क्षेत्राधिकार भी दिया है। अनुच्छेद 143 के अनुसार यदि कभी राष्ट्रपति को ये प्रतीत हो कि विधि या तथ्य का कोई ऐसा प्रश्न निहित है जो सार्वजनिक महत्व का है तो उक्त प्रश्न पे सर्वोच्च न्यायालय का परामर्श मांग सकता है। इस न्यायालय पे संवैधानिक दृष्टि से ऐसी कोई बाध्यता नहीं है कि उसे परामर्श देना ही होगा। अब देखिए बच्चों, न तो परामर्श मांगना कंपलसरी है और न ही देना कंपलसरी है। देने के बाद भी राष्ट्रपति मांगे ये भी ज़रूरी नहीं है। परामर्श क्षेत्राधिकार से क्या होता है बच्चों, मुकदमेबाजी को काफ़ी हद तक रोका जा सकता है। फिर नेक्स्ट है बच्चों अभिलेख न्यायालय। अनुच्छेद 129 सर्वोच्च न्यायालय को अभिलेख न्यायालय का स्थान प्रदान करता है। अभिलेख न्यायालय के दो आशय हैं। सबसे पहला, इस न्यायालय के अभिलेख सब जगह साक्षी के रूप में स्वीकार किए जाते हैं और उन्हें किसी भी न्यायालय में प्रस्तुत किए जाने पर उनकी प्रामाणिकता के विषय में किसी प्रकार का संदेह नहीं किया जा सकता। दूसरा, इस न्यायालय के द्वारा न्यायालय अवमानना के लिए दंड दिया जा सकता है। वैसे तो यह बात प्रथा स्थिति में ही क्लियर हो जाती है, लेकिन भारतीय संविधान में सर्वोच्च न्यायालय को उसका अवमान करने वालों को दंड देने की व्यवस्था विशिष्ट रूप से कर दी गई है। फिर है मौलिक अधिकारों का अभिरक्षक। भारत का सर्वोच्च न्यायालय नागरिकों के मौलिक अधिकारों का अभिरक्षक है। अनुच्छेद 32(1) सर्वोच्च न्यायालय को विशेष रूप से उत्तरदायी ठहराता है कि वह मौलिक अधिकारों को लागू करने के लिए समुचित कार्यवाही करे। न्यायिक मौलिक अधिकारों के रक्षा के लिए बंदी, प्रत्यक्षीकरण, परमादेश, प्रतिषेध, अधिकार पुच्चा और उत्प्रेक्षण के लेख जारी कर सकता है। किसी व्यक्ति के अधिकारों का अतिक्रमण होने पर वह सर्वोच्च न्यायालय की शरण ले सकता है। सर्वोच्च न्यायालय के अब तक के कार्य के आधार पर हम ये कह सकते हैं कि वह सदैव मौलिक अधिकारों की रक्षा के लिए तत्पर रहे हैं। ठीक है, और इसके अतिरिक्त न्यायालय को, सर्वोच्च न्यायालय को न्यायिक पुनरावलोकन की शक्ति भी प्रदान की गई है, जिससे वो संविधान की रक्षा करने का कार्य करता है। देखिए बच्चों, मौलिक अधिकारों की रक्षा के रूप में जब हम न्यायालय को देखते हैं तो कुछ मामले बहुत अधिक इम्पोर्टेंट हो जाते हैं। जैसे केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य के विवाद में सर्वोच्च न्यायालय ने अनुच्छेद 31C के दूसरे खंड को अवैध घोषित कर दिया क्योंकि इसमें मौलिक अधिकारों पर आघात पहुंचता था। सर्वोच्च न्यायालय द्वारा मिनर्वा मिल तथा अन्य बनाम भारत सरकार के विवाद में भी 42वें संविधान संशोधन की धारा 4 और 55 को अवैध घोषित किया। केशवानंद भारती और मिनर्वा मिल दोनों ही विवादों में निर्णय देते हुए सर्वोच्च न्यायालय ने इस स्थिति को अपनाया कि निदेशक तत्वों को मौलिक अधिकारों पर वरीयता की स्थिति प्रदान नहीं की जा सकती और मौलिक अधिकार से संबंधित प्रावधानों में ऐसा कोई संशोधन नहीं किया जा सकता जिससे संविधान का मूल ढांचा प्रभावित होता हो। तो आज के लिए बच्चों इतना ही। अगली क्लास में हम न्यायिक पुनरावलोकन पर चर्चा करेंगे। धन्यवाद।